भारत में पेपर लीक की यह कोई पहली घटना नहीं हुई है। इसके पहले भी देश में तमाम पेपर लीक हुए हैं, लेकिन नीट पेपर लीक के बाद जिस तरीके से युवा जंतर मंतर पर जुटे, ना सिर्फ जंतर मंतर पर जुटे, देश के मुख्तलिफ शहरों में उनका जुटान हुआ और पहली नज़र में देखें तो यह सब आपको नजर आएगा कि सोशल मीडिया के जरिए इस पूरे मूवमेंट को खड़ा किया गया। लेकिन इसके पीछे एक पूरा मनोविज्ञान काम करता है, एक साइकोलॉजी काम करती है। तो आखिर वो कौन सी साइकोलॉजी थी जिसने इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया? इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए आज हम आपको मिलवाएंगे विवेक तिवारी से। ये आप जान लीजिए कि विवेक तिवारी हैं कौन। विवेक तिवारी दुबई के अबू धाबी शहर में रहते हैं और पिछले 14 सालों से क्लिनिकल बिहेवियर पर काम कर रहे हैं। वो युवा क्या सोचते हैं, किसी विषय पर युवाओं के मन में क्या चलता है, क्या मंथन होता है, ये हम उन्हीं से समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो न सिर्फ भारत की, पूरी दुनिया में जो मनोदशा है युवाओं की, वह किस तरह की है और कैसे आगे वो बढ़ रही है। विवेक भाई, आपका स्वागत है खबर मंडी पर। और हम ये पूरी बातचीत शुरू करें इससे पहले निवेदन आपसे ये है, आप दर्शकों से, कि खबर मंडी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दूसरों को भी शेयर कर दें, क्योंकि बात यूथ से जुड़ी होगी, आपसे जुड़ी होगी। तो विवेक भाई, क्या कहना चाह रहे थे आप? बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई और खबर मंडी के सभी दर्शकों का। और मैं इसको ज्वलन तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही ज़रूरती मुद्दा है जो आज सिर्फ युवाओं के न केवल धरना प्रदर्शन से लेके, बल्कि उनके भविष्य की तमाम आशंकाओं से ग्रसित, तमाम भविष्य की अपनी योजनाओं को लेके जो डर है, उससे रिलेटेड आप आज ने हमें इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार खबर मंडी के सभी दर्शकों का और सारे संचालक बंधुओं का। जैसा आपने बोला कि ये आज का युवा धरना क्यों दे रहा है, देखिए, युवा इसी समाज की एक पौध है, इसी समाज का वो एक बीज है जो कल को एक वृक्ष बनता है, पुष्पित पल्लवित होता है। और वृक्ष हमेशा अपनी जड़ों से ही अपनी खाद पानी उर्वरा शक्ति लेते हैं। युवा ने अपने समाज में ये देखा है, जहां सामाजिक सहभागिता है, जहां एक दूसरे के प्रति कोऑर्डिनेशन है। अगर आप गांव में देखेंगे, आज के 15-20 साल पहले युवाओं ने वो देखा है कि अगर घर में 10 लोग आ जाते हैं तो 4 घरों से चारपाई और गद्दे रजाइयां मंगा के एक दूसरे को खिलाते हैं। तो युवाओं ने वो सामाजिक परिवेश देखा है कि जिनके घर में दूध दही होती है वो दूसरे घर पहुंचा देते हैं, जिनके घर पे गुड़ बनता है एक दूसरे को दे देते हैं, अगर सब्जियां उग रही दूसरे को दे देते हैं। युवा इस वातावरण में जब अपने आप को ग्रोथ करता है और फिर अपनी भविष्य की जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए कंपटीशन एग्जाम की तरफ जाता है, तो उसको यही लगता है जैसे हमारे पड़ोस के चाचा काका ताऊ थे, हमारी हर मुसीबत में हमारे साथ खड़े रहते थे, हमारे जाति धर्म से अलग। हम मट्ठा किसी ग्वाले के यहाँ से लाते हैं, सब्जी किसी मौर्य जी के यहाँ से लाते हैं, गुप्ता जी के यहाँ से सामान लेके आते हैं। तमाम सामाजिक ताने बानों में वो अपने आप को बड़ा करता है और वो अपने पंख लेके जब आगे बढ़ने की कोशिश करता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की पहली सीढ़ी होती है, क्योंकि आपको अगर जीवन में कुछ अच्छा करना है तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम को देना होगा। जब वो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, रात दिन मेहनत करता है, सिर्फ मेहनत अकेला नहीं करता, भविष्य की उम्मीदों, परिवार की तमाम जिम्मेदारियों का बोझ होता है। जब एक बच्चा पढ़ने जाता है तो घर से ही कहा जाता है, भैया तुम्हारी छोटी वाली बहन की शादी भी है, हे भैया पीछे वाला जो घर गिर रहा है ना उसको बनवाना भी है, हे भैया हमारे बुढ़ापे की लाठी भी तुम हो, हे भैया हमारे सारे परिवार की जिम्मेदारियां आपको उठानी है। तो एक बच्चा अनकहे अपने कंधों पे तमाम जिम्मेदारियां लेके चलता है, मतलब उस मेंटल हेल्थ के उस स्टेज में रहता है जो किसी से कह नहीं पाता। जब हॉस्टल कॉलेज में जाता है तो सब अलग अलग उम्मीदों से बंधे होते हैं, किसी के पिताजी की पेंशन होती है तो किसी के बाप के गन्ने के पर्ची से आया गया पैसा होता है कोऑपरेटिव या किसी भी सरकारी बैंक में। उन सब उम्मीदों के बीच में अपने एग्जाम को जाता है। तो आप ये देखिए अरुण भाई कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, उसी समाज से निकलता है, उसी उम्मीदों उसी आकांक्षाओं पे वो खरा उतरने की कोशिश करता है। जब उसको किसी मोड़ पे, क्योंकि 12th पास बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, एलिजिबिलिटी मिनिमम 12th क्लास की होती है। नॉर्मली हमारे देश में 12वीं तक बच्चा अपने माँ बाप के पास होता है, 12वीं के बाद उसको बोला जाता है भैया आप तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाओगे। तो उसको जब एक ठगापन लगता है कि वो 20 दिन से रात दिन पढ़ाई कर रहा है और अगले दिन एग्जाम देने गया, अच्छे से एग्जाम दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, एग्जाम देने के बाद जब बाहर निकलता है तो उसे पता लगा आज का एग्जाम कैंसिल हो गया है। तो उसकी मानसिक पीड़ा ये नहीं कि एग्जाम कैंसिल हो गया, उसकी मानसिक पीड़ा ये है कि अब बाबा को क्या कहूंगा फोन करके कि बेटा
BDS मिला कि BBS मिला कि BMS मिला। चाचा को क्या बोलूंगा, अपनी छोटी बहन को क्या बताऊंगा कि जो भी 11th में है, जो ये कह रही है कि भैया आप जब डॉक्टर बन जाएंगे तो हमें बताना हमें कैसे पढ़ना है, तो उसकी मानसिक लेवल पे वो एकदम खोखला हो जाता है। और उसी का प्रतिफल आप आज देख रहे हैं कि बच्चे बिना किसी जाति धर्म के, बिना किसी सामाजिक बाउंड्री के आज जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। एक सवाल ये भी है कि कहा यह जा रहा है कि पूरा जो मूवमेंट है, जो यूथ मोबिलाइज हुआ है, उसके पीछे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। सोशल मीडिया मीडियम हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली एक थॉट प्रोसेस होता होगा युवाओं के मन में कि उनको ऐसा कर देना है। तो वो अचानक से हुआ या वाकई में सोशल मीडिया से ही हुआ, या आप क्या समझते हैं इसको? देखिए, मैं इसके थोड़ा सा, क्योंकि जो ये डिबेट है जो जंतर मंतर पे चल रहा है अपने तमाम राजनीतिक सामाजिक प्रदेश में परिप्रेक्ष्य में, आप तमाम लोगों को सुन रहे होंगे, तमाम मीडिया चैनल, सोशल मीडिया में। मैं इसके थोड़ा पीछे लेके जाता हूं अरुण भाई जी। हमारा जो दिमाग है वो दो चीजों में बटा हुआ है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, चेतन मन और चेतन मन। कॉन्शियस माइंड क्या होता है कि जैसे आप सुबह उठे, आपने कहा कि आज से मैं जिम जाऊंगा, आज से मैं दौड़ूंगा। डॉक्टर ने बोला कि देखो भैया आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो दौड़ लगाइए, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है तो दौड़ लगाइए। कॉन्शियस ने आपको बोला और आप उठे, 3 दिन दौड़ के आ गए। चौथे दिन आपने बोला छोड़ो यार बड़ी गर्मी है, नहीं जाता हूं। टेम्परेरी होता है कॉन्शियस माइंड जो आपको मोटिवेट करता है, लेकिन अगर वही थॉट्स रिपीटिंग बिहेवियरल में आ जाता है तो पहुंच जाता है सबकॉन्शियस माइंड में जी। उसको बोलते हैं अवचेतन मन। जैसे आप किसी को इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड का है, क्योंकि बचपन से आपको चाचा जी ने सिखाया कि कोई बड़ा है तो प्रणाम करो, पहले उससे पानी पूछो। ये कॉन्शियस नहीं, आपके अवचेतन मन की बात है। तो कंसिस्टेंट बिहेवियरल पैटर्न आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है। इन बच्चों के साथ क्या हुआ, सोशल मीडिया या सामाजिक परिवेश में वो कॉन्शियसली देखते रहे कि तमाम वैकेंसीज आ रही हैं, हम सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। उन्होंने क्या देखा कि एक मोहल्ले में हमारे भैया थे जो दिल्ली में तैयारी करते थे और 9 साल बाद घर चले आए। एक भाई चाचा थे जो इलाहाबाद में तैयारी कर रहे थे, आज प्रयागराज हुआ जिसका नामकरण कर दिया गया, वहां तैयारी करते थे, घर चले आए। हमारे बुआ के लड़के, मौसी लड़के, उसके बाद इतनी स्टोरीज होती हैं कॉन्शियस लेवल में जो उसको परेशान करती हैं कि तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के बावजूद, जीवन के अमूल 7-8 साल 10 साल देने के बावजूद फला 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 सही सफल नहीं हो पाए। एक तो उसका वो डर, दूसरा परिवार की जिम्मेदारी। पहले तो वो डर, असफलता का डर जो क्योंकि आप देखिए, मैं किसी पक्ष, पार्टी और पॉलिटिकली बात नहीं करूंगा, बात यूथ की करूंगा। पिछले कई सालों से जो सबसे सिक्योर जॉब मानी जाती है, जिसको लोग कहते हैं कि भैया वो नौकरी हो सरकारी, चाहे सफाई कर्मचारी, क्योंकि सिक्योरिटी थी, लोगों को पेंशन मिलता था, लोगों को जीवन उपयोगी सामान मिलते थे, लोगों को हेल्थ चीजें मिलती थी, तो लोग सरकारी जॉब के लिए, हम जैसे यूथ खासकर यूपी बिहार अपने नॉर्थन डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। उसी का एक पार्ट होता, लोग तैयारी करते थे। अब बच्चों को क्या किया, एक तो उनका डर, उनके पास केस स्टडीज हैं कि लोग सफल नहीं हुए। दूसरा कि जिस तरीके उन्होंने लगा कि मैं सबसे डिमांड, आप देखिए 823 मेडिकल कॉलेज हैं, 1,40,000 के आसपास MBBS की सीटें हैं जी। 40-50 हजार आप BDS की मान लें, कुछ BMS की मान लें, कुछ वेटरनरी की मान लें। इसमें कई लाख लोग, 20 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। हमारा जो रेशियो है एक व्यक्ति पे, प्रति व्यक्ति 10,000 लोगों पे डॉक्टर का, एक आदमी एक डॉक्टर के भी अभी अनुपात में नहीं है। तो बच्चों ने क्या सोचा कि मैं 12th कर लिया हूं, मेहनत करूंगा, नीट का एग्जाम क्वालिफाई करूंगा, किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो 823 से ज्यादा है उसमें अपना एडमिशन ले लूंगा और पढ़ाई करूंगा। सोशल मीडिया ने उसमें क्या काम किया, उनका जो डर था, उनकी जो परिवार की उनकी उम्मीदें थी, उन दोनों को कनेक्ट किया कि अगर हम, उन्होंने ये देखा कि फला लोगों ने सफल नहीं हो पाया, उनको लगा कि क्यों ना इस सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम कोई पार्टी नहीं होती, आपको मालूम है, जो ये पूरा इकोसिस्टम है वो व्यक्ति और पूरे स्ट्रक्चर ढांचे से बना है, लेकिन जो लीड करता है वो उसकी जवाबदेही उसी की है। अब हम बैठे हैं, इसको कोई लीड कर रहा होगा ना, अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो उसकी जवाबदेही होगी। अब बच्चों के अंदर गुस्सा ये है कि जो जवाबदेह है, घर से फोन आ रहा है, भैया क्योंकि 2-2.5-3 लाख रुपए क्षमा चाहता हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरी तरीके से एक नेक्सस है, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख कोचिंग इंस्टीट्यूट का खर्चा, रहने खाने का खर्चा, एक बाप ने पूरा फंड निकाल दिया, गन्ने की सारी पर्चियां बेच दी, गिरवी रख दी अपनी जमीनों को बच्चों को मेडिकल तैयारी कराने में। बच्चे के अंदर वो डर, परिवार की उम्मीदों पे खरा न उतरने का एक अलग डर, असफलताओं का जो चारों तरफ एक माहौल है उसका डर, उन सबको इतना उद्वेलित कर दिया कि आर या प्यार। देखिए जैसे आप 10वीं मंजिल पे खड़े हैं,
नीचे कोई दो आदमी गनर लेके गोली मार रहा है, आप क्या करोगे? यहाँ से कूद जाओगे, कहोगे साला पैरे टूटेगा, जान तो नहीं जाएगी। वो युवाओं को ये लगा कि अब मेरे जीवन में अंधकार ही अंधकार है। उससे बचने का जो भी तरीका उनको नजर आया सामने, वो संवैधानिक तरीका। देखिए, स्ट्राइक करना, आंदोलन करना, इस देश में 1857 की क्रांति रही हो, असहयोग आंदोलन रहा हो, दंड यात्रा रही हो, इतिहास रहा है हमारा कि जीवन के सारे घटनाक्रम आंदोलनों से ही निकले हैं। विवेक भाई, असफलता जो होती है ये जीवन में होती ही होती है, बगैर असफलता के जीवन पूरा नहीं होता है। तो क्या छात्रों के सामने भी ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि ये जो असफलता उनको पेपर लीक की वजह से हो रही है, उसमें उनका योगदान 1% भी नहीं है, 0% योगदान है, और अगर वो पेपर लीक की वजह से असफल हो रहे हैं तो इसने क्या उस गुस्से को भी ट्रिगर किया या उसने पूरी मनोदशा को बदला? अरुण भाई, पेपर लीक से बच्चे असफल नहीं हुए हैं, मैं थोड़ा करेक्ट करता हूं। पेपर नहीं, मेरा सवाल ये था कि अगर पेपर लीक हुआ और वो एग्जाम नहीं दे पाए, जी जी, तो हो सकता है अगर वो एग्जाम दिए होते तो उसमें सफल होने वाले लोगों की संख्या कुछ और होती, कुछ और नाम होते, दोबारा नीट का एग्जाम हुआ, उसमें सफल होने वाले लोग कुछ और होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको करेक्ट करता हूं। ये भी तो एक सवाल है। देखिए क्या होता है ना, एक एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा। मान लीजिए आप बचपन में साइकिल चला रहे थे, 15 अगस्त का दिन था, बारिश हो रही थी, ध्यान समझिएगा, और आप साइकिल से गिर जाते हैं और आपके घुटने में चोट लग जाती है और गाना बज जाता है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। 15 साल बाद अरुण जी, अगर आज भी ये देश है वीर जवानों का आपको गाना बजेगा, सबसे पहले क्या याद आएगा? वो चोट याद आएगी। हाँ, हमारा मस्तिष्क ऐसा बना हुआ है कि जो भी असफलताएं होती है, जो भी पेन होती है ना, वो घर कर जाती है, बैठ जाती है। ऐसा नहीं है कि वो चोट ठीक नहीं हुई, चोट ठीक हुए 15 साल हो गया। ऐसा नहीं है कि वो साइकिल ठीक नहीं, साइकिल भी ठीक हो गई, लेकिन वो पीड़ा, वो वेदना आपके दिमाग में उससे रिलेट कर गई। अब क्या होगा कि बच्चा जब एग्जाम का पेपर कैंसिल हुआ, रात भर पढ़ के वो केमिस्ट्री के फॉर्मूले, फिजिक्स के पूरे फॉर्मूलेज पढ़ के गया, डेरिवेशन पढ़ गया, बायो, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ के गया, जब सुबह एग्जाम में गया उस मन से और एग्जाम देके बाहर निकलता है तो उसे बोला जाता है आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। तो जो एक इंस्टेंट ऑफ मोमेंट था ना, वो घर कर गया कि जब भी कुछ अच्छा होगा कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। कई बार आपने देखा होगा दादी माई काकी को सुनते हुए, ये भैया आज हम बहुत खुश बाटी, कुछ गड़बड़ तो नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वो कभी किसी दिन बहुत खुश हुए होंगे तो उनके साथ कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो गई। जब वो दोबारा एग्जाम दिया, जब दोबारा एग्जाम देगा तो एक बार हमेशा डर बना रहेगा। जैसे आप कभी रात को गाड़ी चला रहे हैं और कोई आके दो लोग रोक दें, भले किसी कारणवश रोके हों, लेकिन दोबारा आप उधर जाएंगे तो आपको लगेगा फिर कोई दो लोग तो नहीं आ गए, क्योंकि दिमाग रिपीटिंग बिहेवियर पे काम करता है। दिमाग आपके पुराने चीजों को याद कराता रहता है। इसको कैसे डिटॉक्स करना है हम अपने वर्कशॉप में बताते हैं, क्योंकि जिस दिन आप अपनी पुरानी चीजों को कंट्रोल सिर्फ डिलीट करना सीख जाएंगे, क्योंकि एक ग्लास पानी है, उसमें कचरा सा भरा है या उसमें पेन भरा हुआ है, कचरा नहीं कहते, पेन भरा हुआ है, तो आपके प्लेजर उसमें नहीं जा पाएंगे। इसमें हम पूरी एक डिटॉक्स की एक थेरेपी कराते हैं अपनी वर्कशॉप में कि कैसे जो आपका वो ग्लास भरा हुआ पेन है या तमाम बैड इंसिडेंट है उसको कैसे दूर करना है। तो अभी छोटे बच्चे को तो पहला झटका लगा, दोबारा एग्जाम में गया, आपने जो बोला मैं उसको करेक्ट करता हूँ, अब उसके अंदर उस डर बैठा लिया कि फिर रात दिन पढ़ के जा रहा हूँ, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ग्रेविटेशन, फोर्स, एक्सेलरेशन, क्योंकि फिजिक्स बड़ी कठिन होती है बायो के लिए। मैंने कुछ साल नीट को पढ़ाया है कुछ क्लासेस में। अब वो पढ़ के गया और एग्जाम देके निकल रहा है, डर डर के पूछ रहा है ऐसा ना हो कि फिर कोई कोर्ट ना चला जाए, कोई एग्जाम ना कैंसिल हो जाए। तो इस व्यवस्था में वो एक बार तो टूटा है, अगर दोबारा टूट जाएगा ना तो वो नहीं टूटता सर। आप नहीं टूटते कभी, आपका मन टूटता है, आपके विचार टूटते हैं, आपके जज्बे टूटते हैं, आपके जुनून टूटता है, फिर वो टूट ही जाता है। कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीते। फिर ऐसे व्यक्ति कलम की जगह पे, मैं क्षमा चाहता हूं, कुछ और उठाने को मजबूर हो जाते हैं। सिस्टम की इन्हीं नाकामियों ने हमारे देश में जो भी क्राइम बढ़ रहा है वो सिस्टम की नाकामियों से ही बढ़ा है। पेपर लीक के बाद, चूंकि आप ह्यूमन बिहेवियर पे भी काम करते हैं, इसमें दो चीजें हैं, एक तरफ छात्र हैं, दूसरी तरफ सिस्टम है, और सिस्टम के इस तरफ है सिस्टम को चलाने वाले लोग, बिल्कुल, जिनको हम सरकार कहते हैं। तो क्या अगर ह्यूमन बिहेवियर के कैनवास पे अगर सोचें तो कहां चूक हुई? क्या सिस्टम को चलाने वालों से भी चूक हुई इसके बाद? देखिए, आप जिससे छात्रों का गुस्सा इतना बड़ा हो गया। देखिए, आप गाड़ी चला रहे हैं और सामने से कोई जा रहा है इस बारिश में और आपकी कार से उसके ऊपर पानी छींटे पड़ जाते हैं। बहुत सफेद कपड़ा पहन के आ रहा है, छींटे पड़ के गंदा हो गया, और आप गाड़ी रोक के बोलते हैं सॉरी भाई गलती हो गई। यकीन मानिए उसके सारे दाग धुल जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने वही शीशा बंद करके गाड़ी लेके चले जाते हो तो अपने अंतर्मन में क्या बोलेगा आप ही जान सकते हैं। कहने का मतलब ये टू एरर इज द ह्यूमन,
टू फॉरगिव इज अ गॉड। सिस्टम व्यक्ति और पूरी मशीनरी से बना होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि किस टीचर ने वो बिहार की थी कि महाराष्ट्र की थी, किसने पेपर लीक किया, किसने उसको याद किया, वो सिस्टम का एक फेलियर पार्ट था। लेकिन जब आप जवाबदेही तय कर लेते हो, अकाउंटेबिलिटी तय कर देते हो और सामने आके उसको अपफ्रंट, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि आपने गाड़ी का शीशा रोका और बोला भैया गलती हो गई, सॉरी। यकीन मानिए वो अपनी ससुराल भी जा रहा होगा व्यक्ति चमक कपड़ पहन के, तो वो बोलेगा कोई बात नहीं भैया हम झाड़ के चले जाएंगे। लेकिन उसी में अगर आपने शीशा बंद करके आप आगे निकल गए तो सोच के देखिए उसके मन पे क्या दशा पड़ेगी। आपने छींटे भी मारी और आपने आके अप्लाइज भी नहीं किया। वो तो युवा हैं, वो तो बच्चे हैं, गलतियां होंगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि गलतियां नहीं हुई हैं, गलतियां को आप रोक नहीं। देखो जहां गाड़ी बिकती है वहीं सर्विस सेंटर भी होता है। बिल्कुल, अगर ये कहा जाए मर्सिडीज BMW भैया मैं गाड़ी दे रहे हैं आपको सर्विस आने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल सरासर झूठ है। मतलब देयर इज अ सेल्स, देयर इज अ सर्विस, देयर इज मैन्युफैक्चरिंग, देयर इज अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो सिस्टम बना है, सिस्टम में गलतियां होंगी, व्यक्ति विशेष की महत्वाकांक्षाओं से होंगी। बिल्कुल, आपने जैसे देखा होगा लोग अपने लोगों के चाहतों को पास करा रही है, कर रहे हैं, लेकिन उन गलतियों को कैसे सुधार किया जाए। प्लस गलती होने के बाद देखिए सर मैं आपको एक बात बताता हूं अरुण भाई, आप मुझे कुछ भी बोल दीजिए, क्या मैं आपको रोक पाऊंगा? बिल्कुल नहीं, आपकी जुबान है। लेकिन मैं उस पर रिएक्शन क्या करूंगा मेरे हाथ में, ये आपके हाथ में। अगर सिस्टम में बैठे किसी व्यक्ति से गलती हुई, मैं नाम नहीं लूंगा किस प्रोफेसर से किससे हुई, तो जो सिस्टम के जिम्मेदार लोग हैं उनको तुरंत अपफ्रंट आके उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए युवाओं से माफी मांगते हुए कहना चाहिए था कि गलती हुई, इसके XYZ के खिलाफ ABC हम ला रहे हैं। देखिए पहले CPMT AIPMT होता था, FMC होता था बिल्कुल टाइम पे। स्टेट लेवल पे एग्जाम्स होते थे, लगाता था कि भाई CPMT एग्जाम है, यूपी का CPMT है, बिहार का AIPMT है, केंद्र का जो FMS, सबको सेंट्रलाइज किया गया। नीट आया। नीट इसलिए बनाया गया कि एक केंद्रीय व्यवस्था रहे, केंद्रीय व्यवस्था हो, लोगों का अपना नहीं चलेगा। मैं मानता हूं कि लोग ही सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम कुछ नहीं होता, व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। गलतियां हुई और मैंने आपको बताया कि उस गलतियों को अगर एक्सेप्ट करके उसमें कुछ सुधारात्मक प्रक्रिया के साथ लोगों के बीच आया जाता तो शायद आज के युवाओं का गुस्सा नहीं होता। देखिए उसके पीछे का मनोवैज्ञानिक दिशा क्या होती है, कई बार व्यक्ति अपने पद पोस्ट प्रतिष्ठा के अहम में आके दूर तक नहीं सोच पाता है। आप चाहे हमारी मुगल सल्तनत देख लो, चाहे जवराज संस्था देख लीजिए, पतन तभी हुआ है लोगों का जब आप लोगों की जन भावनाओं को नहीं समझ पाते हो। जिस दिन आपका कनेक्शन खत्म हुआ उस दिन आप आउट ऑफ सिस्टम हो जाते हो। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह भी होता है कि अब यूथ अपने मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम होना, एग्जाम को लीक होना, एग्जाम पास करना एक छोटा सा इंसिडेंट है। आप डॉक्टर भी बन जाएंगे, MD बन जाएंगे, बहुत से श्योर सर्जन बन जाएंगे, तब भी आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। बिल्कुल। आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अभी कोविड आया था 5 साल पहले, 6 साल पहले, जितनी मौतें बड़े बड़े शहरों में, तो इस पर रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया हूं, उससे कहीं 1% भी गांव में नहीं हुआ। जिस समय मैं दुबई से बैठ के फोन करता था भैया को, भैया वहां क्या हाल है, तो फोटो दिखाते थे, दिखाओ गन्ना छोड़ जाता, और 50 लेबर उस समय सर्दियों में गन्ना छिलाई कर रहे थे। उस समय लोग सर्फ एक्सेल से धो के आलू टमाटर खा रहे थे शहरों में 3 दिन बाद। तो मैंने इस पे बहुत रिसर्च किया अरुण जी, तो मैंने देखा कि जिनका मानसिक स्वास्थ्य बहुत स्ट्रांग था वो लोग बच गए, और जो रात दिन इसमें परेशान थे कि अरे क्या हो जाएगा, वो मर गए। युवाओं को अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बहुत जरूरी ये है कि वो प्रतिक्रिया देना बंद करें। यूथ को मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों, आपको कौन क्या ताने देता है, क्या उलाहना देता है, सोशल मीडिया पे कौन कितना ग्रोथ करता है, आप इन सब चक्करों में ना पड़े। आप पैसिव वॉइस में हिप्नोटाइज हो रहे हैं तमाम समाज की तमाम नेगेटिविटी में। होगा एक दिन ऐसा कि आपके सामने रखी हुई दाल रोटी भी छोले भटूरे कचौरी से कंपेयर करने पे फीकी नजर आएगी। तो पहला आज के बाद ये पढ़ लें कि आप किसी भी कंपैरिजन में नहीं आएंगे। और मैं पेरेंट्स, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि सर मेरे बच्चे का काउंसलिंग कर दीजिए, तो मैंने कहता हूं कि पहले आपकी जरूरत है काउंसलिंग करने की। बोले क्यों? मैंने कहा आप कंपेयर करते होंगे बच्चों को। बोले हाँ तो करते तो हैं। आप उसके छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट नहीं करते होंगे। बोले हाँ तो है। आज हमारे अभिभावक ऐसे जाल में, दिखावेपन के जाल में उधर के बन गए हैं कि मेरा बच्चा शहर में पढ़ रहा है, शहर में क्या सीख क्या करेगा, वो सामाजिक ताना बाना नहीं सीख पाएगा, वो परिवार की परवरिश नहीं सीख पाएगा, 24 घंटे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे जुड़ा रहेगा तमाम की। लेकिन किस बात के लिए पढ़ाते हैं कि हम इतना कमाते ही तो हमारा लड़का गांव में पढ़े। तो पहले जरूरी क्या है मेंटल हेल्थ के लिए, आप लोग तुलनात्मक एक दूसरे का देखना बंद करें, कंपैरिजन बंद करें। दूसरी चीज, हम बात करते हैं थॉट की। मैं कहता हूं हमारे सबके घरों में प्यूरिफायर लगा है पानी का, बोतलें बिक रही हैं,
उसे कहते हैं वाटर प्यूरिफायर। मैं कहता हूं अरुण जी, थॉट प्यूरिफायर। जिस दिन अपने आपने थॉट को प्यूरिफाई करना शुरू कर दिया, मतलब जैसे क्या होता है, पानी आता है टोटी का, हम नहीं पीते हैं, हम क्या करते हैं, उसको आरओ में पानी आरओ कर में देते हैं। लेकिन जब दूसरा आदमी हमें कुछ बोलता है तो उसको क्यों दिमाग में ले लेते हैं, वहां भी प्यूरिफायर लगा दो। किस व्यक्ति किस मनोदशा से आपसे क्या बोल रहा है, इसको जानना बहुत जरूरी है। हम आप यूथ नहीं, घर की बहुएं भी, सास भी, जो आज एक व्यक्ति के जीवन में बड़ा चैलेंज है कि बहू और माँ को कैसे बैलेंस करें। उसमें दिक्कत ये नहीं कि उनको रोजी रोटी की दिक्कत है, उनको दिक्कत यह है कि उनके द्वारा किए गए शब्द उनके द्वारा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे। एज इट इज ले लिया, जब आप पानी एज इट इज नहीं लेते हैं जल निगम का, नगर निगम का, तो आपने थॉट कैसे एज इट इज ले लिया। आपको देखना पड़ेगा कि जो पानी आया था वो टैंकर में आया था, टैंकर में गंदगी थी, जहां से भरा गया वहां गंदगी थी, तो हम उसको प्यूरिफाई कर लेते हैं। ऐसी कोई व्यक्ति आपको कुछ भी कुछ बोलता है मेरे प्यारे युवा साथियों, तो आप अपने दिमाग का प्यूरिफायर आरओ यूज करो, थॉट प्यूरिफायर यूज करो कि व्यक्ति क्यों आपको ताने क्यों दे रहे हैं, आपके चाचा मामा तो मौसी गांव समाज के लोग तानों से आप बिल्कुल परेशान ना हो। उनको तुरंत प्यूरिफायर लगाओ कि इनके अंदर जलन है, ईर्ष्या है, कुंठा है। दूसरी चीज, आप अपने थॉट्स को कैसे अच्छा रखेंगे अरुण भाई, इसके लिए 3 बहुत जरूरी चीज। बार बार आप थॉट्स की बात करो, थॉट आएगा कहां से, मुख्यतः 3 चीजों से आता है जी। पहली चीज, आप क्या देखते हैं। यकीन मानिए, जो आप देखते हैं ना, वही आपके विचार बन जाते हैं। तो मेरे प्यारे युवा साथियों, मैं आप लोगों को इस खबर मंडी चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इतना कंट्रोल कर लो कंटेंट में, क्योंकि आज डिजिटल कंटेंट आपके तकिए तक, आपके बेड तक पहुंच गया, जो आपके माइंड पोल्यूशन का काम कर रहा है, थॉट पोल्यूशन का काम कर रहा है। तो पहली चीज, आप अपने सब्सक्रिप्शंस, अपनी जो भी चीजें देख रहे हैं उस पर कंट्रोल करें। आपको पता नहीं लगेगा कि अब आप माइंड पोल्यूशन के शिकार हो जाएंगे। तो पहली चीज अरुण भाई, कि आप क्या देखते हैं। दूसरा, आप क्या पढ़ते हैं। यकीन मानिए, कहते हैं कि जिस टाइप की आप किताबें पढ़ेंगे, आप इतनी अच्छी बातें क्यों कर पा रहे हैं, ओम प्रकाश जी इतनी अच्छी बातें क्यों कर पाते हैं, उनका अध्ययन ही गीता, रामायण, तमाम धार्मिक पुस्तकों से, सामाजिक आंदोलन की पुस्तकों से हुआ है। तो आप क्या पढ़ते हैं, वो आपके थॉट डिसाइड करते हैं। तीसरी बहुत बड़ी चीज है कि आप किस टाइप के माहौल में रहते हैं। तो मेरे प्यारे युवा साथियों, इन 3 चीजों का, पहले आप अपने कंटेंट को जो देखते हैं उस पर पूरा कंट्रोल करें, यही आपके थॉट्स का वो ABC हैं जो प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा, आप क्या पढ़ते हैं। तीसरा, किस टाइप के माहौल में रहते हैं। जब आप इन तीनों पे कंट्रोल करेंगे तो आपको ये सामाजिक जो भी दिख रहा है ना, ताना बाना, आपको नजर आएगा कि ये सब एक मानसिक रोग ही है। जो आपको कुछ गलत बोलता है, समझ जाओ वो मेंटल इलनेस का शिकार है, उसको किसी हम जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए जी। तो विवेक भाई ने जो बातें बताई हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके किचन में जो आरओ लगा है वो बेहद जरूरी है। उससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने दिमाग में एक फिल्टर लगाएं जो सामने आने वाले विचारों को फिल्टर करके आप तक पहुंचाए। ये बहुत जरूरी है। तो साथियों, इसी तरह के कंटेंट खबर मंडी पर आपको आगे भी मिलते रहेंगे, और आप चाहते हैं कि आपको ये समय पर मिले, तो एक बार फिर मेरी गुजारिश है कि आप खबर मंडी को का बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको समय पर इसकी सूचना मिलते रहे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।